साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं और वह विषय यह है कि क्या फिर से पूरी दुनिया एक प्रॉक्सी वॉर के दौर में जा रही है। हमने देखा किस तरह से इतिहास में भी कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से एक रिजीम चेंज वॉर और प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर जो अव्यवस्था फैली वो आज तक भी सही स्थिति में नहीं आ पाई है। और अगर मैं प्रॉक्सी वॉर के उदाहरण की बात करूं तो हमने देखा सीरिया को किस तरह से प्रॉक्सी वॉर ने वहां पर बर्बाद कर दिया, वहां के लोगों के अंदर एक अव्यवस्था की स्थिति को जन्म दिया। सीरिया की आर्थिक संकट का कारण मुख्य तौर पर वो प्रॉक्सी वॉर रहा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर से पूरी दुनिया प्रॉक्सी वॉर के दौर में जा सकती है और इसका मुख्य कारण अगर ऐसा होता है तो वह क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉक्सी वॉर जैसे हालात पूरी दुनिया के सामने किस वजह से बनने लगे हैं और वो कहीं ना कहीं सच होते अब नजर आ रहे हैं। तो आज के समय में जिस तरह से यूएस और चाइना की राइवलरी बढ़ती जा रही है और उसी के साथ चाइना और ताइवान के बीच जो टसल है वो कहीं ना कहीं इस स्थिति को और ज्यादा भयावह बना रही है और पूरी दुनिया को एक नए तरह के प्रॉक्सी वॉर के दौर में फिर से भेज रही है। क्योंकि हमने देखा जिस तरह से यूएस और चाइना की राइवलरी बढ़ती गई, बहुत से जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये एक नए कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो चुका है। और जिस तरह से अब चाइना और ताइवान को लेकर एक डिस्प्यूट पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, वह भी कहीं ना कहीं इस चीज की पुष्टि और बेहतर तरीके से अब कर दे रहा है। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत से देश ऐसे हैं जो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं और बहुत से देश ऐसे हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखते हैं। और इसी इशू के बैकड्रॉप में हाल ही में हुए सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर जो दंगे हैं वह भी हमें प्रॉक्सी वॉर के नए दौर के बारे में विचार करने पर बहुत ज्यादा पुश कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोलोमन आइलैंड्स के अंदर जो दंगे हुए हैं वहां पर चाइना और ताइवान के इशू का क्या रोल मुख्य तौर पर रहा है। सोलोमन आइलैंड्स के अंदर बेसिकली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स 1980 के दशक से लगातार चलते रहे हैं और सोलोमन आइलैंड्स के अंदर हर 3 से 5 साल में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार ऑस्ट्रेलिया अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को एक एग्रीमेंट के तहत सोलोमन की धरती पर उतारता है और दंगों पर नियंत्रण पाने का काम करता है। और 2003 के बाद सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर दंगों में कहीं ना कहीं गिरावट आई है और एक सामान्य स्थिति में सोलोमन आइलैंड्स चल रहा है। 2019 से पहले का जो सोलोमन आइलैंड्स था वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ इंक्लाइंड था और अमेरिका की तरफ इंक्लाइंड होने की वजह से सोलोमन आइलैंड ताइवान को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एक्सेप्ट करता था। लेकिन 2019 के बाद से सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की जिसकी वजह से पूरे सोलोमन आइलैंड का शिफ्ट जो है वो चाइना की तरफ अब होने लगा था। 2019 में सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंसमेंट की कि हम चाइना के साथ एक फ्रेश रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम ताइवान को अब से एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से पूरे सोलोमन आइलैंड्स के अंदर कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो दो धाराओं में बट गए। और इसी के बीच काफी लंबे समय से सोलोमन आइलैंड का एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो आइलैंड है जिसका नाम है मलाइटा, वो कहीं ना कहीं जो सोलोमन आइलैंड की सरकार थी उससे काफी नाखुश था। और वह नाखुश होने का एक विशेष कारण ये था कि मलाइका के लोग ये मानते थे कि जो सोलोमन आइलैंड की कैपिटल है वो हमारे आइलैंड के लिए जो फंड एलोकेट करती है वो बहुत कम करती है, वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट फंड्स जो एलोकेट होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। तो सोलोमन आइलैंड की सरकार ने जो ये फैसला लिया कि वो अब चाइना के साथ एक फ्रेश रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इस डिसीजन पर मलाइका के लोगों ने खुले तौर पर यह कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर के इस आदेश को नहीं मानते। और 2020 के अंदर मलाइका के लोगों ने अपने आइलैंड पर एक रेफरेंडम करवाया और उन्होंने ये डिमांड रखी
कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अब जाना चाहते हैं। हालांकि सोलोमन की सरकार ने अभी तक इस रेफरेंडम को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ, मलाइता के लोगों ने एक तरह से अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, सोलोमन आइलैंड की गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की। उसी दौर में यूएसए ने मलाइता के लोगों को 25 मिलियन यूएस डॉलर की एक एड प्रोवाइड की। और वहीं पर दूसरी तरफ जो सोलोमन की सरकार है वो चाइना के साथ बातचीत में आई और उन्होंने चाइना से लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर की डिमांड रखी। जी हाँ, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, 100 बिलियन यूएस डॉलर। इतना तो पैसा पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान को भी नहीं दे रहा है सीपेक के अंडर, जितना एक छोटे से आइलैंड सोलोमन ने चाइना से मांग लिया। लेकिन सीधे तौर पर यह चीज ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के जो छोटे देश हैं वो चाइना को एक बैंक के रूप में देखते हैं कि चाइना अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए जो वो अमाउंट मांगेंगे वो उनको दे देगा। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने सोलोमन की सरकार को लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर का फंड दिया। लेकिन जिस तरह से वहां पर अब दंगे भड़के, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर इसी तरह से ये जो प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू होता चला जाएगा, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस भी इन्वॉल्व हुआ और चाइना भी इन्वॉल्व हुआ, लेकिन जब वो दंगे फैल गए तो अब कोई भी कंट्री उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जिस भी रीजन में, जिस भी कंट्री के अंदर इस तरह की स्थिति बनती चली जाएगी तो ये कहीं ना कहीं एक डोमिनो इफेक्ट के तहत प्रॉक्सी वॉर का रूप धारण कर लेगी। और जहां पर भी ये घटनाक्रम होते रहेंगे वहां पर एक नए तरह की अव्यवस्था का जन्म हो जाएगा, जिस तरह से हमने देखा मिडिल ईस्ट के अंदर रिजीम चेंज वॉर्स और प्रॉक्सी वॉर्स ने किया। और उन प्रॉक्सी वॉर्स और रिजीम चेंज वॉर्स ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ऐसी भयावह स्थिति को जन्म दिया जिसकी वजह से अभी तक मिडिल ईस्ट अपने नॉर्मल ट्रैक पर नहीं आया है, जिसकी वजह से इसका भुगतान मुख्य तौर पर लोकल पॉपुलेशन को करना पड़ता है। तो जिस तरह से यूएस और चाइना की जो राइवलरी चल रही है और यूएस चाइना का जो एक एक्सपेंशनिज्म धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो डेट ट्रैप के तहत हो, चाहे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत हो, चाहे वो मिलिटराइजेशन ऑफ नियर बाय एरियाज हो, ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि नियर फ्यूचर प्रॉक्सी वॉर का दौर भी फिर से शुरू हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये चीज भी अब सामने आ रही है कि जिस तरह से चाइना अपनी एक्सपेंशनिज्म टेंडेंसी को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 2022 के अंदर चाइना के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स होना है उसके बाद चाइना ताइवान के साथ इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाकर कहीं ना कहीं ताइवान को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर बाइपोलर वर्ल्ड, एक कोल्ड वॉर का दौर और प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत कहीं ना कहीं हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं वो सारी दिक्कतें, सारा कॉन्फ्लिक्ट इस दौर में इंडियन ओशन के तरफ और साउथ चाइना सी की तरफ भी होता नजर आ रहा है, जो पूरे रीजन की पीस और स्टेबिलिटी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।